हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मंजू चौधरी है। मैं आपका सब्जेक्ट कोड ME 305 पावर जनरेशन सब्जेक्ट डिस्कस करूँगी। इस सब्जेक्ट के लिए जो बुक्स रहेंगी इंग्लिश में है अरोड़ा डोमकुंडवार और RK राजपूत, और हिंदी में इसके लिए रेफरेंस बुक हैं जो आप रेफ़र कर सकते हैं, वो NK सीरीज़ है। आज हम इस सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे जो कि इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम पावर जनरेशन को डिस्कस करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के अलग अलग तरीके पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक पावर जो है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एनर्जी, जैसा कि हमें पता है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी कार्य को करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है। और किसी भी कंट्री का हम कहें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर किसी कंट्री का देखना है तो एनर्जी इज़ द मेजर इनपुट टू चेक द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। ये एनर्जी जो है अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल रहती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। और हम इस अलग अलग फॉर्म्स को किसी दूसरे फॉर्म में इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सूटेबल अरेंजमेंट्स, कुछ अरेंजमेंट्स करके, और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये सारा अरेंजमेंट जो है ये कुछ मशीनरीज़ के द्वारा होता है, और उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को या असेंबली को पावर प्लांट कहा जाता है। तो पावर प्लांट इज़ अ मशीन और असेंबली ऑफ इक्विपमेंट विच जनरेट्स और डिलीवर्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी का जनरेशन किया जा रहा है, वहाँ पर जो असेंबली है इक्विपमेंट्स की या जो मशीन्स लगाई गई है, उन्हीं को हम पावर प्लांट बोलेंगे। तो पावर प्लांट वो एरिया हो गया, वो मशीनरीज़ हो गई जिनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जा रहा है, बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इस पावर प्लांट में जो मेन इक्विपमेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, वो जनरेटर कहलाता है। और इस जनरेटर को किसी प्राइम मूवर से कपल किया जाता है, जो कि इस जनरेटर को चलाने का काम करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये प्राइम मूवर अलग अलग तरह के होते हैं, और किस तरह का प्राइम मूवर हमने लिया है उसी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स डिटरमिन होंगे। तो डिफरेंट पावर प्लांट्स डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्राइम मूवर्स। ये मेजर पावर प्लांट्स हो सकते हैं स्टीम पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इन सभी में अलग अलग प्राइम मूवर्स काम में लिए गए हैं। तो ये जो एनर्जी है, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, ये अलग अलग सोर्सेज में अवेलेबल रहती हैं। तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और हम कह सकते हैं कि एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं। और इन्हीं का ही दूसरा नाम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वो हुए जो कि काफ़ी समय से एनर्जी के सोर्सेज के रूप में काम में लिए जा रहे हैं, और मेनली फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। जबकि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ये नए सोर्सेज हैं जो कि पिछले कुछ सालों में इनका उपयोग ज़्यादा बढ़ा है, और अब ये एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ में लिए जा रहे हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी कहलाते हैं, क्योंकि इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, या इनकी जो फॉर्मेशन का टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होता है, और एक वन लाइफ स्पैन में ये वापस से रिन्यू नहीं किए जा सकते, इनका फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो इस तरह से इनको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बोलेंगे। यानी एक बार अगर ये यूज़ में ले लिए जाए तो जैसे जैसे ये यूज़ में लेते जाएंगे वैसे वैसे ये ख़त्म होते जाएंगे, और रिन्यूअल प्रोसेस जो इनका थोड़ा लंबा चलता है। तो एक समय आएगा जब हम कह सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हमने पूरी तरह यूज़ में ले लिया और वो अब ख़त्म होने लगे हैं।
जबकि रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं वो रीजनरेट किए जा सकते हैं, वापस से इनका फॉर्मेशन किया जा सकता है, यानी ये कभी ना ख़त्म होने वाले सोर्सेज हैं। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ऐसे कुछ फॉसिल फ्यूल्स को हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं। जबकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में मुख्य सोर्सेज हैं बायोमास एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल पावर एनर्जी। ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनको वापस से रीजनरेट किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा है, वो न ख़त्म होने वाली ऊर्जा है। आज हम उसका जितना भी यूज़ में लेंगे, कल उतनी ही मात्रा में वो फिर से अवेलेबल रहेगी। जबकि कोयला है, तेल हैं, ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनको यूज़ में लेने पर ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। ऑल्दो ये भी बन रहे हैं नेचर में, हर दिन इनका भी फॉर्मेशन हो रहा है, बट इनके बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। करोड़ों साल लग जाते हैं इनको बनने में। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक लाइफ स्पैन के लिए ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सबसे पहले कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को ही डिस्कस करेंगे, कन्वेंशनल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो कन्वेंशनल एनर्जी जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, उनमें सबसे पहला और सबसे मुख्य जो यूज़ में लिया जाने वाला सोर्स है वो है ऑयल। तो ऑयल को डिस्कस करते हैं। ऑयल से मतलब है मेनली पेट्रोलियम से। तो ऑयल रिजर्वायर्स, ऑयल रिसोर्सेज जो होते हैं या ऑयल रिजर्वायर्स जो होते हैं, वो हम कह सकते हैं कि ऑयल के ऐसे डिपॉजिट्स हैं जहाँ से ऑयल को ईज़िली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है करंट टेक्नोलॉजी को यूज़ में लेते हुए, और प्रॉफिटेबल टेक्नोलॉजी लगाते हुए हम जहाँ जिन खदानों से, जिन रिसोर्सेज से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे भंडार ऑयल रिसोर्सेज या ऑयल रिजर्वायर्स कहलाते हैं। पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में 13 ऐसे देश हैं, कंट्रीज़ हैं जो कि ऑयल को एक्सपोर्ट या पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, और उन्होंने एक संस्था बनाई है जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ कहते हैं। और इनके पास तकरीबन पूरी दुनिया के 67% ऑयल रिजर्व्स इन 13 देशों में हैं। इनमें से भी केवल सऊदी अरब के पास में, अकेले सऊदी अरब के पास में कंप्लीट ऑयल रिजर्व्स का 1/4 हिस्सा लोकेटेड है। यूएसए जो है वो ऑयल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तकरीबन 30% ऑयल इज़ कंज्यूम्ड बाय यूएसए अलोन, जबकि इसके पास में ऑयल के रिजर्व्स ओनली 4% हैं। इसका ऑयल का एप्लीकेशन देखें तो मैक्सिमम ऑयल इज़ यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी 63% ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ में लिया जाता है। 24% ऑयल इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज़। रेजिडेंशियल कॉमर्शियल बिल्डिंग पर्पज़ में 8% ऑयल यूज़ में लिया जाता है, जबकि अदर इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ में 8% ऑयल यूज़ में लेते हैं। आज जिस गति से ये क्रूड ऑयल का कंजम्पशन हो रहा है, उस आधार पर यह एस्टिमेट लगाया गया है कि अगले 40 सालों में क्रूड ऑयल के या कच्चे तेल के जो रिसोर्सेज हैं, कुएं हैं, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। और जो अनडिस्कवर्ड ऑयल है, ऐसे कई जगह हैं, ऐसे कई एरियाज़ हैं जहाँ पर आज भी संभावना लगती है कि तेल के कुएं वहाँ हो सकते हैं, तेल की खोज वहाँ की जा सकती। तो ऐसे कुछ अनडिस्कवर्ड ऑयल के रिजर्व्स हैं, वहाँ पर भी ऐसा लगता है कि तकरीबन 40 साल और हम उस तेल को यूज़ में ले पाएंगे। कुछ एनालिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि जितना सोचा गया है उससे बहुत ज़्यादा तेल जो है वो हमारे अर्थ के क्रस्ट में अवेलेबल है। अगर इस तरह का वाकई में ऐसा कहीं एग्जिस्ट होता है ऑयल, तो भी वो तकरीबन पृथ्वी के सतह से तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे या उससे भी ज़्यादा नीचे वो एग्जिस्ट करता है। और जो कि आज की तारीख के जो भी हमारे कुएं हैं तेल के, उनकी गहराई से ये तकरीबन 2 गुना ज़्यादा है। तो उनको निकालने के लिए हमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की भी रिक्वायरमेंट रहेगी।
ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से आज ये कच्चा तेल यूज़ में लिया जा रहा है अलग अलग पर्पज़ के लिए, तो सऊदी अरब जिसके पास में 1/4 तेल के कुएं हैं, वो तकरीबन 10 साल तक पूरे दुनिया में तेल की सप्लाई कर पाएगा। अलास्का में जो रिज़र्व्स हैं वो यूएस की डिमांड को अगले सिर्फ 3 सालों तक अवेलेबल रहेगी, और अनडिस्कवर्ड डिपॉज़िट्स जो हैं वो 30 से 40 साल तक वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो भी पेट्रोलियम रिज़र्व्स हैं उनमें से तकरीबन 80% ऑयल रिज़र्व्स 2025 से 2035 के बीच में ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं दैट इज़ कोल। कोयला जो है, ऐसा माना जाता है कि 68% ऑफ द नोन कोल रिजर्व्स और 85 जो अनडिस्कवर्ड कोल डिपॉजिट्स हैं वो अकेले यूएसए, रशिया और चाइना में अवेलेबल हैं। और आइडेंटिफाइड जो वर्ल्ड रिजर्व्स हैं ये अगले 210 सालों तक करंट रेट से कोल की आपूर्ति करेंगे, और अगर ये 2% पर ईयर की रेट से इंक्रीज़ होता है कोल का कंजम्पशन, तो ये अगले 65 ईयर्स तक में यूज़ में ले लिए जाएंगे। अनआइडेंटिफाइड कोल रिजर्व्स जो हैं अगले 900 साल तक यूज़ में ले सकेंगे करंट रेट से, और 2% पर ईयर इंक्रीज़ के हिसाब से ये अगले 150 सालों तक कोयले की आपूर्ति करेंगे। नेक्स्ट सोर्स इज़ द नेचुरल गैस। वर्ल्ड के जो भी नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं उनमें से 40% हिस्सा अकेला रशिया में है, और जो मेजर और अदर कंट्रीज़ हैं जिनके पास नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं वो है ईरान जिसके पास 14% रिजर्व्स हैं, यूनाइटेड स्टेट विथ 5%, कतर 4%, सऊदी अरब 3% और नाइजीरिया 3% से इनके पास में ऑयल के रिजर्व्स हैं। जियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि कई सारे ऐसी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहां पर और नेचुरल गैस के मिलने की संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल जो हैं या फॉसिल एज जिसको कहें कि जहां पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुआ है इन कन्वेंशनल सोर्सेज का, तो इसको हम फॉसिल एज बोलते हैं, और अभी ये इसका पीक टाइम पीरियड चल रहा है, यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है इन फॉसिल फ्यूल्स का। तो 1850 में तकरीबन ये शुरू हुए थे, और ऐसा लगता है कि 2850 तक ऑलमोस्ट सारे ही ये फॉसिल फ्यूल के रिजर्व्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगी। तो अल्टरनेट फ्यूल्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और इसके लिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो हैं आजकल ज़्यादा यूज़ में लिए जा रहे हैं। ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि एनर्जी यूज़ में चेंज को दिखा रहे हैं। 1960s और ईयर 2000 में किस तरह से चेंज आया है इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द कन्वेंशनल सोर्सेज। तो 1850 से पहले फ्यूल्स जो मेनली यूज़ में लिए जाते थे, फायरवुड थी, एग्रीकल्चर वेस्ट था, ये एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ में लिए जाते थे। जबकि 20th सेंचुरी में फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और हाइड्रो पावर जो है 1900 तक, यानी जो जलीय ऊर्जा है वो 1900 से उसमें थोड़ा बहुत उपयोग हम उसको लेने लगे हैं। 1900 से लेकर 1940 तक सबसे ज़्यादा जो यूज़ में लिया जाने वाला कन्वेंशनल सोर्स था वो कोयला था, जबकि 1940 और 45 में पेट्रोलियम में एकदम से उछाल आया, और पेट्रोलियम या ऑयल जो है वो एक मेजर सोर्स बन गया एनर्जी का। 1960s के बाद में न्यूक्लियर एनर्जी भी एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स बन गया है। इन्हीं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अब हम डिस्कस करेंगे विथ रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया में इनकी क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। तो इंडिया कोल की स्थिति देखें, इंडिया हैज़ अबाउट 5% ऑफ वर्ल्ड्स कोल प्रोडक्शन। पूरी दुनिया का 5% कोयले का जो उत्पादन है वो इंडिया में हो रहा है। लिग्नाइट को मिला के तकरीबन मतलब कोयला जो है और उस जिसमें हम लिग्नाइट को भी अगर शामिल कर दें
तो इंडिया की कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स का 60% हिस्सा कोयले के द्वारा पूरा किया जा रहा है। इंडिया में मेजर कोल फील्ड्स या कोयले की खदानें जो हैं वो रानीगंज, झारिया, ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो, पंचकोकण, सिंगरौली, तखर, चांदवरदा, गोदावरी वैली, ऐसे कई एरियाज़ हैं जहाँ पर यहाँ कोयले की खदानें हैं इंडिया में। और ये मेजर स्टेट्स जो हैं वो बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर बहुत सारे कोयले की खदानें हैं। इंडियन कोल की बात करें तो इट इज़ पुअर इन क्वालिटी। हीट कैपेसिटी की टर्म्स में अगर हम देखें तो इसकी क्वालिटी बहुत पुअर है, और दिस पुअर क्वालिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस एंड इवन ऑयल। कोल प्रोडक्शन इंडिया में 1951 तक सिर्फ 35 मिलियन टन्स था, जबकि 1988 से 89 में ये 180 मिलियन टन से भी ज़्यादा हो गया। पर कैपिटा कंजम्पशन यानी प्रति व्यक्ति कंजम्पशन कोयले का 135 से 225 किलोग्राम इंक्रीज़ हो गया इस ड्यूरेशन में। हमारे पास में जो इंडियन लिग्नाइट है, जिसको ब्राउन कोल भी कहा जाता है, ये एक लो क्वालिटी का कोल है और इसमें जो राख की मात्रा होती है, ऐश कंटेंट होता है, वो कम होता है। इसके जो डिपॉजिट्स हैं वो मेनली नेवेली तमिलनाडु में हैं, और यहाँ पर इंडिया का 90% लिग्नाइट यहाँ से मिलता है। तकरीबन 3,300 मिलियन टन कोयला या लिग्नाइट जो है वो इस पर्टिकुलर तमिलनाडु में नेवेली में अवेलेबल है, और यहाँ से अकेले से 600 मेगावाट थर्मल पावर प्रोडक्शन हो रहा है। इंडिया में ऑयल एंड नेचुरल गैस का सीन देखें तो इंडिया has a large proportion of tertiary rocks and alluvial deposits in peninsular India, जो कि मिलियन किलोमीटर्स का एरिया कवर कर रहा है। इसमें नॉर्दर्न प्लेन्स आ रहे हैं गंगा ब्रह्मपुत्र वैली के, बॉम्बे हाई की कोस्टल स्ट्रिप्स, गुजरात के प्लेन्स, थार डेजर्ट और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आसपास का एरिया इसमें शामिल हो गया। सबसे पहले इंडिया में ऑयल जो है वो माकम यानी नॉर्थ ईस्ट असम का एरिया है, वहाँ पर इसकी ऑयल की ड्रिलिंग हुई थी, पहली खोज हुई थी। लेकिन सबसे पहले ऑयल की ड्रिलिंग जो है वो दिग्बोई लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई थी। आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद गुजरात प्लेन्स और बॉम्बे हाई पर जो गुजरात प्लेन्स हैं वहाँ काफ़ी सारे ऑयल रिजर्व्स खोजे गए। नेचुरल गैस रिजर्व्स भी ऑयल फील्ड्स के साथ में इसी तरह से इनके साथ में एसोसिएशन में हमको जनरली मिले हैं। एक्सक्लूसिव गैस रिजर्व्स अगर देखें अलग से तो वो मेनली त्रिपुरा, राजस्थान और सारा का सारा गुजरात ऑयल फील्ड्स का ऑफशोर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन एरियाज़ में गैस रिजर्व्स लोकेटेड है। 1951 में हमारा टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्शन 269,000 टन्स यानी 269,000 टन्स था, जबकि 1990 में ये 40 मिलियन टन्स तक पहुंच गया। नेचुरल गैस प्रोडक्शन इन 80-81 वॉज 2,500 मिलियन मीटर क्यूब, जो कि 1987 में 9,810 मिलियन मीटर क्यूब और 2000 में 15,000 मिलियन मीटर क्यूब पहुंच गया। आज की तारीख के हिसाब से टोटल गैस रिजर्व्स देखें तो दीज आर एस्टिमेटेड टू बी 5,41,000 मिलियन मीटर क्यूब्स। पाइपलाइंस के ज़रिए ये गैस बॉम्बे और गुजरात फील्ड्स से महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी तक पहुंचाई जा रही है। हज़ीरा बाजियापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है वो सबसे लंबी पाइपलाइन है, जिसकी लेंथ 1730 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि डेली 18 मिलियन मीटर क्यूब्स गैस को कैरी कर रही है। इसके द्वारा 6 फर्टिलाइज़र प्लांट्स और 3 पावर प्लांट्स को भी फीड किया जा रहा है। आज की तारीख में देयर आर 15 रिफाइनरीज इन इंडिया। देन कम्स न्यूक्लियर पावर।
न्यूक्लियर पावर जो है उसमें हम कह सकते हैं कि 1 टन ऑफ न्यूक्लियर पावर या यूरेनियम 235 ये 3 मिलियन टन कोयले या 12 मिलियन बैरल ऑयल के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सिर्फ 1 टन ऑफ यूरेनियम 235 इज़ इक्विवेलेंट टू 3 मिलियन टन्स ऑफ कोल। हमारे देश में यूरेनियम माइंस जो हैं सिंहभूम बिहार में और कुछ राजस्थान के पार्ट्स में अवेलेबल हैं, और मोनेज़ाइट सैंड्स के सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी केरल शोर्स पर अवेलेबल है। और इन मोनाज़ाइट सैंड से थोरियम डिराइव किया जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा न्यूक्लियर पावर का सोर्स है। मेजर न्यूक्लियर प्लांट्स हमारे कंट्री में हैं। तारापुर महाराष्ट्र में, राजस्थान में कोटा, तमिलनाडु में कलपक्कम, गुजरात में काकरापार और कर्नाटक में कसवार और यूपी में नरोरा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पावर प्लांट्स हमारी कंट्री में स्थापित हैं। इंडिया के संदर्भ में एनर्जी सिनेरियो देखें, कंप्लीट एनर्जी सिनेरियो, तो ऑलमोस्ट जो सारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनमें से कोल जो है वो मेजर सोर्स है कमर्शियल एनर्जी का। 60% ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड इज़ यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अकेला थर्मल पावर प्लांट में 95% से भी ज़्यादा की पूर्ति कर रहा है। 70% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है उसमें 70% का योगदान थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा दिया जा रहा है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो मेनली ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं। 40% ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स इन फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, रबर्स, पेस्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़। ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 40% हिस्सा यूटिलाइज़ किया जा रहा है। एंड एट प्रेजेंट 66 मिलियन टन्स ऑफ पेट्रोल प्रोडक्ट्स आर बीइंग यूज्ड, ऑफ विच 50% आर इम्पोर्टेड। तो जितना भी हम पेट्रोल यूज़ में ले रहे हैं उसका तकरीबन 50% हिस्सा जो है वो इम्पोर्ट किया जा रहा है। तो ये कुछ स्थिति थी अलग अलग कन्वेंशनल सोर्सेज की, और इंडिया के पर्पस से देखा हमने कि आज इनकी क्या स्थिति है और किस तरह से ये आज जिस गति से यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं तो शीघ्र ही ये ख़त्म होने की कगार पर हैं। और इसलिए हमको कुछ ऐसे सोर्सेज, कुछ ऐसे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर के ऊपर हमें काम करना होगा, सो दैट कि हमारे पास में ऑल्टरनेट सोर्सेज एनर्जी के अवेलेबल रहें। थैंक यू।